तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेसिक समझते हैं कि नेटवर्किंग के इंट्रोडक्शन के साथ इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें, टॉर नेटवर्क जो हमारा वर्क करता है वो हमारे आईपीज को हाइड करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि जो हमारी आईपीज होती है, हमारे डिवाइस की आईपी, वो हमारे डिवाइस के आईपी को हाइड करने के लिए यूज किया जाता है कि वो हमारी एक्चुअल आईपी को हाइड कर देता है। आई होप परमार सहदेव क्लियर हुआ होगा ये चीज। देखिए, जो हमारी अनियन वेबसाइट है वो उसी प्लेटफॉर्म पे उसको कोडिंग किया गया हुआ है, इस वजह से वो वहां पे ही वर्क करती है। क्योंकि जब हम किसी भी वेबसाइट या फिर किसी एप्लीकेशन को जब हम कोड करते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जब हम किसी वेबसाइट को बनाते हैं तो वहां पे हम ये सभी चीजें मैनुअली असाइन करते हैं, कोडिंग के लिए यूज की जाती हैं। जैसे हमारे कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वो प्लेटफॉर्म पर्टिकुलर उन्हीं चीजों के लिए वर्क की जाती है। सो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होंगी। परमार जी। ओके, तो देखिए, बेसिक से पहले हम अपने मॉड्यूल को समझते हैं। मॉड्यूल में अगर हम CCNA 200 एंड 301 की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास सभी प्रोटोकॉल्स होते हैं, राउटिंग के प्रोटोकॉल्स हैं एज वेल एज स्विचिंग के प्रोटोकॉल्स हैं। तो हम सबसे पहले एक बार मॉड्यूल को गो थ्रू करते हैं कि जो हमारे कंटेंट में होंगे मॉड्यूल को, वो उस चीजों को हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है इंट्रोडक्शन। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन में ये है कि हम नेटवर्किंग में कि नेटवर्किंग होता क्या है, किस बिहार पे ये वर्क करते हैं, इनको हम सबसे पहले अपने मॉड्यूल में देखते हैं। इसके बाद सेकेंड हमारे पास आता है OSI मॉडल। हैव यू एनी आइडिया गाइस OSI मॉडल? ओके, तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बेसिक सबसे पहले इंट्रोडक्शन को समझते हैं, तो इंट्रोडक्शन होता है कि व्हाट इज नेटवर्क, कि नेटवर्क क्या है। अगर हम एक नॉर्मल सिनेरियो पे अगर हम बात करें नेटवर्क की डेफिनेशन की, तो नेटवर्क की डेफिनेशन क्या होगी? तो देखिए, व्हाट इज नेटवर्क का मतलब कि नेटवर्क क्या है। जब हमारे दो या फिर दो से ज्यादा पीसीज, कंप्यूटर्स या फिर हमारे डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करते हैं एक सिक्योर वे में, उसको हम बोलते हैं नेटवर्क। क्योंकि जब वो कम्युनिकेशंस करते हैं तो एक सिक्योर वे में कम्युनिकेशंस कर रहे हैं कि डेटा जब हमारा ट्रैवल होता है, तो सबसे पहले डेटा हमारे एप्लीकेशन लेयर से हमारे स्टार्ट होते हैं, तो वहां से वन बाय वन करके सभी लेयर्स को यूज किए जाते हैं। और सिक्योरिटी को हम नेटवर्क इंजीनियर, एज अ नेटवर्क इंजीनियर अगर हम बात करें, तो वहां पे हम मेक श्योर करते हैं कि हमारी कम्युनिकेशन एक सिक्योर वे में हो। तो इसीलिए हम नेटवर्क को देखते हैं यहाँ पे कि हमारी नेटवर्क भी सिक्योर हो प्लस हमारी कम्युनिकेशन भी एक सिक्योर वे में हो। सेकेंड अगर हम बात करें तो आता है हमारे पास व्हाट इज नेटवर्किंग। तो देखिए, अगर हम व्हाट इज नेटवर्किंग यानी नेटवर्किंग क्या है इसके बारे में अगर हम बात करें, तो नेटवर्किंग में ये होते हैं कि दो या फिर दो से डिवाइस, ज्यादा डिवाइस आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो उनको हम नेटवर्किंग बोलते हैं। जैसे कि मे भी हो सकता है वो आपके लोकल एरिया नेटवर्क में हो यानी लैन में हो, या फिर आपके वैन में कम्युनिकेशन हो रही है, तो उसको हम नेटवर्किंग के थ्रू बोलते हैं। जैसे कि अगर हम कॉल पे किसी से बात करते हैं, वीडियो कॉलिंग बात करते हैं, चैट करते हैं, तो अगर वॉइस ब्रेक हो रही है तो वहां पे हम बोलते हैं कि नेटवर्क नहीं है। तो वो नेटवर्क से रिलेट होगा, बट कम्युनिकेशंस के लिए नेटवर्किंग को यूज किया जाता है। तो आई होप गाइस क्लियर हुआ होगा ये चीज।
ओके। सेकंड, अगर हम ओएसआई, जैसा कि भी हमने स्टार्ट में बात किया कि ओएसआई की अगर हम बात करें तो ओएसआई स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन कि यहाँ पे जब हमारी कम्युनिकेशन होती है, यानी जब इंटरकनेक्शन है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में हो या फिर सेम नेटवर्क में, तो यहाँ पे इंटरकनेक्शन को यूज किया जा रहा है। इंटरकनेक्शन के बिहाफ पे ये यूज किए जाते हैं कम्युनिकेशन के लिए। अगर हम बिफोर ओएसआई को डेवलप किया गया था 1984 में, बट अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं इंटरनेट पे तो आपको वहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट मिलेंगे, बट एक्चुअल में इसको 1984 में डेवलप किया गया था। और इसको डेवलप आईएसओ ने किया हुआ था, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन इसको डेवलप किया हुआ था। तो ओएसआई में हमारे 7th लेयर होते हैं। हम वन बाय वन करके सभी लेयर्स को सबसे पहले समझते हैं। तो जब भी हम ओएसआई में अगर हम काउंट करते हैं लेयर्स को, तो हम यहाँ पे लेयर 1 से काउंट नहीं करते। जब भी हम काउंट करेंगे लेयर 7 से ही काउंट करते हैं। तो लेयर 7 हमारे पास होते हैं एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन लेयर पे हमारे पास वेरियस टाइप्स के सर्विसेज होते हैं, वेरियस टाइप्स के प्रोटोकॉल्स यूज किए जाते हैं जो हमारे कम्युनिकेशंस के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कि हमारे पास वेब सर्विस होते हैं, मेल सर्विस होते हैं, फाइल सर्विस हैं, रिमोट सर्विस हैं, एंड टाइम सर्विस एक्सेट्रा हमारे पास सर्विसेज यूज किए जाते हैं एट दिस लेयर। एंड these services are used to various types of protocols। लाइक अगर हम वेब सर्विस की बात करें तो गाइस वेब सर्विस में हमारे पास HTTP एंड HTTPS होते हैं जो हमारे प्रोटोकॉल्स के लिए यूज किए जाते हैं वेब सर्विस पे। सेम वे में अगर हम फाइल सर्विस की बात करें तो फाइल सर्विस में हमारे पास दो प्रोटोकॉल्स होते हैं, FTP एंड TFTP। FTP स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड TFTP स्टैंड्स फॉर ट्रैवल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एंड सेम एज टाइम सर्विस के लिए हमारे पास NTP प्रोटोकॉल्स होते हैं, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल्स जिसे हम बोलते हैं। सेम एज रिमोट सर्विस के लिए हमारे पास दो प्रोटोकॉल्स यूज किए जाते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है टेलनेट एंड सेकेंड इज SSH। ये हमारे प्रोटोकॉल्स हैं जो इन सर्विसेज के लिए यूज किए जाते हैं। एंड नेक्स्ट लेयर की अगर हम बात करें लेयर 6, तो लेयर 6 हमारे पास आते हैं प्रेजेंटेशन लेयर। Presentation layer is used to accessing any data as same as like जब हम कोई भी फाइल को सेंड करते हैं या फिर कोई फाइल डाउनलोड या फिर अपलोड कर रहे हैं, तो अगर हम जो फाइल को डाउनलोड करें सेम एज वो फाइल एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में प्रेजेंट हो, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे प्रेजेंटेशन लेयर। जैसे कि अगर आप व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज कर रहे हैं या फिर आप किसी को कोई इमेज सेंड कर रहे हैं, तो सेम इमेज उनके पास ओपन हो, या फिर आप किसी को मेल कर रहे हैं तो मेल में जो आपने इमेज सेंड की है वो इमेज या फिर वो फाइल सेम एज उनके पास ओपन हो, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे प्रेजेंटेशन लेयर। एंड सेम एज प्रेजेंटेशन लेयर पे हमारे पास डेटा को जो भी हम फाइल सेंड कर रहे हैं यहाँ पे इंक्रिप्ट और डिक्रिप्ट भी होते हैं, कंप्रेस्ड और डिकम्प्रेस्ड भी किए जाते हैं एट प्रेजेंटेशन लेयर पे। एंड सेम एज यहाँ पे हमारे पास एक सर्विस बोल सकते हैं या फिर एक मेथड मैकेनिज्म बोल सकते हैं जो ASCII यूज होते हैं, जो हमारे फाइल्स को कन्वर्ट करने के लिए यूज होते हैं। और सेम एज EBCDI हमारे पास एक होते हैं एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज, यानी कि हमारे फाइल को वो डेसिमल फॉर्मेट में चेंज करें, डेसिमल फॉर्मेट से चेंज करके वो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं, EBCDI जिसे हम बोलते हैं। एंड नेक्स्ट हमारे पास आता है लेयर 5। लेयर 5 हमारे पास होता है सेशन लेयर। सेशन लेयर इज used to, and we can say it is used to responsible for create, maintain and terminate a session between application and communicating software, and we can say device and internet connections, and same as it will create
मेंटेन एंड टर्मिनेट अ सेशन। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि सेशन लेयर पे जब भी हम कोई इंटरनेट के साथ कम्युनिकेशन करते हैं या फिर किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, तो वहां पे हमारे लैपटॉप या फिर जो भी डिवाइस को हम यूज करें, उस डिवाइस और इंटरनेट के मिड में हमारे एक सेशन क्रिएट होता है। उस सेशन को क्रिएट करना, मेंटेन करना और टर्मिनेट करने के लिए हमारे सेशन लेयर रेस्पॉन्सिबल होते हैं। माई वॉइस इज आई एम स्पीकली लाउडली, सो आई होप नाउ इट्स बेटर। हेलो। ओके, तो देखिए सेशन लेयर पे हमारे यहाँ पे एक सेशन क्रिएट होते हैं, मेंटेन और टर्मिनेट किया। जैसे कि हम कोई भी फाइल को एक्सेस कर रहे हैं या फिर हम ब्राउजिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले एक सेशन को क्रिएट किया जाता है। सेशन क्रिएट होने के बाद उस सेशन को मेंटेन करके रखना सेशन लेयर का वर्क होता है। जब तक हम उस वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जब तक हम वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस सेशन को मेंटेन करने का वर्क भी सेशन लेयर का होता है। उसके बाद जब हमने वर्क एंड किया, जैसे कि हम कोई बैंक की वेबसाइट होती है, बैंक के सर्वर्स होते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, एक सेशन क्रिएट होते हैं बैंक के सर्वर के साथ। जब तक हम वहाँ पे प्रॉपर वे में वर्क कर रहे हैं, तो हम वो सेशन हमारा मेंटेन रहता है। उसके बाद जब जैसे ही हम लॉग आउट करते हैं, तो सेशन को टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे सेशन लेयर की। आई होप ये चीज क्लियर हुआ होगा गाइस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं लेयर 4। लेयर 4 हमारा यूज होता है ट्रांसपोर्ट लेयर। नेम से ये डिफाइन हो रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जाएगा, यानी कि डेटा को ट्रैवलिंग के लिए, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को सेंड करने के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर हमारे रेस्पॉन्सिबल होते हैं। और ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमारे पास दो प्रोटोकॉल्स यूज किए जाते हैं। फर्स्ट हमारे पास होता है टीसीपी, एंड सेकेंड हमारे पास होता है यूडीपी। टीसीपी स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। एंड यूडीपी स्टैंड फॉर यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये हमारे टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल्स को यूज करके यहाँ पे हमारे डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के लिए यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इन दोनों प्रोटोकॉल्स में डिफरेंशिएट की अगर हम बात करें, तो टीसीपी जो है ये हमारा एक रिलायबल प्रोटोकॉल है। रिलायबल का मतलब ये है कि जैसे अब कोई भी डेटा अगर हमारा सेंड होता है, अगर टीसीपी प्रोटोकॉल को यूज किया जा रहा है, तो वहां पे उस डेटा को रिसीव होने के बाद एक हमको एक्नॉलेजमेंट मिलता है कि ये डेटा हमारा रिसीव हो चुका है। इसलिए इसको हम रिलायबल प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। बट अगर हम यूडीपी की बात करें, तो यूडीपी में रिलायबिलिटी नहीं होती है। अगर इसमें डेटा सेंड हुआ या लॉस हुआ, ड्रॉप भी अगर हो जाता है, तो हमको कोई भी इंफॉर्मेशन, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो सेंडर होगा उसको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है कि डेटा रिसीव हुआ है या नहीं। सेम वे में टीसीपी जो है ये हमारे थ्री वे हैंडशेक को परफॉर्म करता है। कोई भी कनेक्शन डेटा को सेंड करने से पहले एक कनेक्शन को स्टैब्लिश करता है, जो थ्री वे हैंडशेक के बिहाफ पे होता है। तो थ्री वे हैंडशेक को यूज करके ये टीसीपी कनेक्शन को स्टैब्लिश करता है, उसके बाद हमारे डेटा को सेंड करता है यहाँ पे। एंड सेम एज टीसीपी के हमारे कुछ प्रोटोकॉल्स हैं और कुछ सर्विसेज जो हमारे यूज किए जाते हैं। जैसे कि एच की अगर हम बात करें, तो एच भी हमारे टीसीपी प्रोटोकॉल्स को यूज करते हैं। एंड अगर हमको रिलायबिलिटी की अगर नीड रिक्वायरमेंट होती है, तो रिलायबिलिटी के लिए हम टीसीपी प्रोटोकॉल्स को यूज करते हैं। बट अगर हम यूडीपी की बात करें, तो यूडीपी की कन्वर्जेंस जो होती है वो फास्ट होती है, बट टीसीपी में स्लो होता है।
क्योंकि टीसीपी में कोई भी डेटा अगर हम सेंड करते हैं या फिर कोई भी ट्रैफिक हमारा रिसीव होता है तो उसके बाद हम एक्नॉलेजमेंट का वेट करते हैं। एक्नॉलेजमेंट रिसीव होने के बाद ही हम नेक्स्ट पैकेट या फिर नेक्स्ट डेटा को हम सेंड करते हैं। बट यूडीपी में ऐसा नहीं होता है। यूडीपी में आपने जो डेटा सेंड की उसकी कोई भी एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि यूडीपी जो है ये फास्ट कन्वर्जेंस के लिए यूज किए जाते हैं। और कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो यूडीपी को यूज करते हैं, जैसे कि हमारे डीएचसीपी होते हैं, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, डीएनएस डोमेन नेम सर्वर, या फिर आप डोमेन नेम सिस्टम भी बोल सकते हैं। एंड सेम एज एनटीपी प्रोटोकॉल, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल्स होते हैं जो हमारे यूडीपी प्रोटोकॉल्स को यूज करते हैं। बट टीसीपी के लिए जो हमारे प्रोटोकॉल्स हैं वो हमारे एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, टेलनेट, एसएसएच, ये हमारे टीसीपी प्रोटोकॉल्स को यूज करते हैं एट लेयर 4, यानी ट्रांसपोर्ट लेयर पे ये हमारी यूज किए जाते हैं। इसके बाद आता है लेयर 3। लेयर 3 हमारे होता है नेटवर्क लेयर। अगर हम नेटवर्क लेयर की बात करें तो गाइज नेटवर्क लेयर्स पे हमारे आईपी एड्रेसेस यूज किए जाते हैं, या फिर हमारे आईपी एड्रेसेस जो वर्क करते हैं हमारे लेयर 3 पर वर्क करते हैं। एंड सेम एज राउटिंग प्रोटोकॉल्स, जैसे कि हमारे पास वेरियस टाइप्स के राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो भी कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो हमारे लेयर 3 पे वर्क करते हैं। जैसे जी अभिषेक जी। अभिषेक कुमार, आप कुछ पूछना चाहते हैं? ओके, तो हमारे जैसे राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, तो राउटिंग प्रोटोकॉल्स में हमारे पास EIGRP प्रोटोकॉल है, OSPF प्रोटोकॉल है, IGRP प्रोटोकॉल है। ये हमारे लेयर 3 यानी नेटवर्क लेयर पे ये वर्क करते हैं। एंड वन मोर थिंग, हमारे कुछ डिवाइसेज होते हैं जैसे राउटर्स हुए, हमारे पास MLS स्विच होते हैं यानी मल्टी लेयर स्विच जिसको बोलते हैं, जो हमारे लेयर 3 एंड एज वेल एज लेयर 2 पर वर्क करते हैं। इसीलिए जिसे हम राउटर्स को बोलते हैं कि लेयर 3 डिवाइसेज हैं ये हमारे नेटवर्क लेयर पे वर्क कर रहे हैं, आईपी के बिहाफ पे ये पैकेट को फॉरवर्ड कर रहे हैं। इसलिए हम यहाँ पे लेयर 3 की बात करते हैं इन डिवाइसेस के लिए। सो आई होप ये चीज क्लियर हुआ होगा गाइज। यस सर। ओके, एंड नेक्स्ट हमारे पास है लेयर 2। लेयर 2 हमारा होता है डाटा लिंक लेयर। देखिए, ये रैट्स और बॉटनेट टीसीपी को क्यों यूज नहीं करते हैं। देखिए, अगर आप रैट्स या फिर बॉटनेट को यूज कर रहे हैं तो क्या आप किसी भी ये बोल सकते हैं किसी भी सेशंस के लिए या फिर आप जो वर्क परफॉर्मेंस कर रहे हैं वहां पे, क्या आप उस चीज के लिए वेट कर सकते हैं? सदेश जी, क्या आप किसी चीज कोई भी वर्क कर रहे हैं या फिर आप कोई भी वेबसाइट्स को एक्सेस कर रहे हैं तो आप वहां पे वेट कर सकते हैं? क्योंकि आपको वहां पे फास्ट कन्वर्जेंस चाहिए, इसलिए वहां पे ये टीसीपी को यूज नहीं करते। बट एक चीज याद रखिए, सॉरी, ये टीसीपी इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमको रिलायबिलिटी, क्योंकि आप किसी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं तो वेबसाइट को एक्सेस करने के जैसे HTTP HTTPS है, तो सेम चीजें ये वर्क करते हैं उसी बिहाफ पे। क्योंकि रिलायबिलिटी हमको मिलती है वहां पे। हेलो जी हेलो जी अभिषेक जी। सर, जो हमारा नॉर्मली जो वीडियो कॉल होता है, जो हम लोग चैटिंग करते हैं, ये सारा तो यूडीपी पे काम करता है। देखिए, जो वीडियो कॉलिंग होती है वो हमारी यूडीपी के बिहाफ पे होती है, बट जो चैट होते हैं चैट हमारे टीसीपी को यूज करते हैं।
चैट जो व्हाट्सएप पे होता है और जो भी सोशल मीडिया वगैरह सब पे टीसीपी वर्क करता है। जी, बट वीडियो कॉलिंग्स के लिए या फिर हम ये बोल सकते हैं लाइव परफॉर्मेंस या फिर ब्रॉडकास्टिंग के लिए वो हमारे यूडीपी को यूज किया जाता है। जैसे कि हम टेलीविजन देखते हैं, जो हमारे चैनल्स होते हैं, या फिर यूट्यूब पे कुछ हमारे लाइव सेशंस होते हैं, उनके लिए यूडीपी को यूज किया जाता है। ओके सर। क्योंकि वहां पे क्या होता है कि हमको फास्ट कन्वर्जेंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो फास्ट कन्वर्जेंस के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे। और सर जो नॉर्मली कॉल होता है नॉर्मल कॉल में भी हमारे यूडीपी को ही यूज किया जाता है। जैसे देखिए, अब यहाँ पे जैसे जो हमारी आपकी सेशन हो रही है, इस सेशन में क्या हो रहा है कि यूडीपी प्रोटोकॉल्स को यूज किए जा रहे हैं। अगर वॉइस ब्रेक भी हो जाएगी या फिर आप कनेक्शन लॉस्ट भी हो जाता है, तो जो चीजें हुई रहेंगी वो आप रिकवर नहीं कर सकते हैं। ओके। तो इस केस में यूडीपी प्रोटोकॉल्स को यूज किया जाता है। एंड वन मोर थिंग, आपको आईपी एड्रेसेस के बारे में गाइस पता है? कुछ आइडिया, एनी आइडिया? ये सर थोड़ा बहुत आइडिया है। ओके, तो जब हम आईपी एड्रेसिंग पे आएंगे, थोड़ा सा आपसे क्वेश्चंस होंगे, उस यहाँ पे फिर हम कंटिन्यू करेंगे उस चीज को, ठीक है? ओके। तो नेक्स्ट लेयर हमारे पास है जैसे कि डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर पे हमारे डेटा को सेंड किया जाता है वाया स्विच हम बोल सकते हैं, या फिर हम विद द हेल्प ऑफ मैक एड्रेस। जब भी हमारे पास कोई एक फिजिकल एड्रेस ना हो, तब तक हम कोई भी डेटा को सेंड नहीं कर सकते हैं। तो फिजिकल एड्रेस इज मैंडेटरी एज वेल एज आईपी एड्रेस, कि अगर हमारे पास आईपी एड्रेस है तो साथ के साथ मैक एड्रेस भी होना मैंडेटरी होता है। उसी के बिहाफ पे हम डेटा को सेंड करते हैं। तो जो मैक एड्रेस होते हैं वो हमारे लेयर 2 यानी डेटा लिंक लेयर पे वर्क करते हैं। एंड वन मोर थिंग, जो हमारे स्विच होते हैं, स्विच में हमारे लेयर 2 पर वर्क करते हैं, क्योंकि स्विच जो पैकेट फॉरवर्डिंग डिसीजन लेते हैं वो मैक एड्रेस के बिहाफ पे लेते हैं। इसीलिए हम मैक एड्रेस को भी बोल देते हैं लेयर 2 एड्रेस, एंड आईपी एड्रेस को हम बोल देते हैं लेयर 3 एड्रेस। सो आई होप ये चीज क्लियर हुआ होगा। ओके, एंड लास्ट हमारे पास आता है लेयर 1। लेयर 1 हमारा है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर जो हमारे यूज होते हैं वो हमारे ट्रांसमिशन मीडियम, कि हम किस बिहाफ पे डेटा को सेंड कर रहे हैं, वायर से सेंड कर रहे हैं या फिर वायरलेस सेंड कर रहे हैं, वो ट्रांसमिशन मीडियम को यूज करते हैं। और एज वेल एज यहाँ पे हमारे डेटा को बिट्स और बाइट्स में कन्वर्ट करके बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद हमारे डेटा को सेंड किया जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनकैप्सुलेशन, यानी लेयर 7 से आप लेयर 1 पे कोई डेटा को सेंड कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस के लिए हम इनकैप्सुलेशन बोलते हैं, कि डेटा हमारे एक डिवाइस से सेंड हो रहा है दूसरे डिवाइस के लिए। तो फर्स्ट डिवाइस पे इनकैप्सुलेशन हुआ, जिस डिवाइस के लिए सेंड करने, उस डिवाइस पे डीकैप्सुलेशन होता है, यानी कि सेम वे में वहां पे हमारा यूज किया जाता है एप्लीकेशन फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन, आफ्टर दैट एप्लीकेशन लेयर, कि हमारा डेटा अब उस डिवाइस पे रिसीव हो चुका है। तो ये है हमारे गाइस ओएसआई मॉडल। एंड सेम एज ओएसआई मॉडल के बाद आते हैं हमारे पास टीसीपी आईपी मॉडल। टीसीपी आईपी मॉडल जो है ये हमारे रियल इन्वायरमेंट में यूज किए जाते हैं किसी भी डेटा को सेंड करने के लिए, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि टीसीपी आईपी के बिहाफ पे हमारे डेटा को सेंड किया जाता है। तो टीसीपी आईपी मॉडल में हमारे पास 4 लेयर्स होते हैं। एंड टीसीपी आईपी मॉडल को डीओडी ने डेवलप किया था, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने इसको डेवलप किया था, यूएस आर्मी ने इसको। बट एक चीज और, टीसीपी आईपी में हमारे पास 2 लेयर्स होते हैं, एक हमारा अपडेटेड लेयर होते हैं, एक हमारे ओरिजिनल लेयर होते हैं। ओरिजिनल लेयर की अगर हम बात करें तो ओरिजिनल लेयर में हमारे पास 5 लेयर्स होते हैं, बट अपडेटेड लेयर में हमारे पास सिर्फ 4 लेयर्स होते हैं। तो फर्स्ट लेयर हमारे पास आता है एप्लीकेशन लेयर। ओएसआई में जो हमारे अपर के 3 लेयर्स हैं, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन, इन 3 लेयर्स को बाइंड करके
टीसीपी आईपी में एक सिंगल लेयर बनाया गया है जिसको हम एप्लीकेशन लेयर बोलते हैं। एंड सेकेंड हमारे पास आता है होस्ट टू होस्ट, यानी ट्रांसपोर्ट लेयर को यहाँ पे नेम दे दिया गया है होस्ट टू होस्ट। ये हमारे टीसीपी आईपी के लेयर्स हैं। थर्ड लेयर हमारे पास आता है इंटरनेट लेयर। एंड फोर्थ हमारे पास होता है नेटवर्क एक्सेस लेयर। ये हमारे टीसीपी आईपी मॉडल्स के अपडेटेड लेयर्स होते हैं जो रियल इन्वायरमेंट में पैकेट को सेंड करने के लिए या फिर डेटा को सेंड करने के लिए यूज किए जाते हैं। आई होप गाइस ये चीज क्लियर हुआ होगा। गाइस किसी को कोई भी डाउट्स या फिर कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं। जी so we will move in next topic. Next topic is IP addressing. Yeah, we have various types of network topology like star topology, bus topology, ring topology, mesh topology. It's our network topology, and every topology is used for various types of networks. Like if we want to reliability and as well as scalability, then we will use mesh topology, and most of the case you will have to see mesh topology. And we can say also network topology is also known as network designing. जब भी हम किसी नेटवर्क को डिजाइन करते हैं या फिर किसी नेटवर्क को बनाते हैं तो वहां पे हम टोपोलॉजी को यूज करते हैं कि किस यहाँ पे हम एक टोपोलॉजी या फिर एक नेटवर्क को डिजाइन किया जाए, एक नेटवर्क को बनाया जाए। So I hope Tanya, network topology is clear. Okay. So now we will move on IP addresses. How many types and how many versions of IP addresses? Any idea, guys? Yes sir. Tell me. सर वैसे तो वो आईपी एड्रेस के 15 वर्जन है, लेकिन हम लोग यूज बस 2 ही करते हैं, बाकी सारे रिजर्व है। ओके, कौन कौन फॉर सा हम अदर यूज करते हैं? पर्पस हम IPv4 को और IPv6 को यूज करते हैं। बिल्कुल, IPv4 एंड IPv6 ये हमारे दो वर्जन्स जो यूज किए जाते हैं रियल एनवायरनमेंट के लिए, इन्हीं दो को हम यूज करते हैं। तो देखिए IP वर्जन जो 4 है, इन IP वर्जन 4 वी हैव 5 क्लासेस इन IP वर्जन 4। IP वर्जन 4 के 5 क्लासेज हैं, यहाँ पे इनको क्लास में डिफाइन किया गया है। बट अगर हम IP वर्जन 6 की बात करें तो IP वर्जन 6 में कोई क्लास नहीं है, यहाँ पे एक नेम दिया गया है सभी IPs के लिए। तो देखिए IP वर्जन 4 में जो क्लासेज हैं वो हमारे क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D एंड क्लास E, ये हमारे क्लासेस होते हैं। दीज आर आवर 5 क्लासेस एंड वी विल यूज ओनली 3 क्लासेस, क्लास A, क्लास B एंड क्लास C. Class D and Class E are reserved. Like Class D is reserved for multicasting and Class E is reserved for research and development. So I hope
It's clear, guys. And any doubts, any questions in IP addresses, guys? No, sir. Okay. And we will move on another topic. So guys, any idea? Have you any idea in ARP protocol? Anyone? Okay. So ARP stands for Address Resolution Protocol. It stands for Address Resolution Protocol, and it is used to find MAC address on the basis of IP address. जो ARP प्रोटोकॉल है ये हमारे मैक एड्रेस को फाइंड करने के लिए यूज किए जाते हैं, जो कि हमारे आईपी एड्रेस, सपोज कीजिए कि हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे कोई डेटा सेंड कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है कि फर्स्ट टाइम कम्युनिकेशंस के लिए हमारे पास मैक एड्रेस के कोई इंफॉर्मेशन नहीं होते हैं, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए या फिर मैक एड्रेस को फाइंड करने के लिए आर्प प्रोटोकॉल को यूज किया जाता है, जो हमारे एंड आर्प हमारे लेयर 2 एंड लेयर 3 इन दोनों के मिड पे वर्क करता है, जिसलिए हम मोस्ट ऑफ द केस में आप देखेंगे तो इंटरनेट पे आपको वेरियस टाइप्स के इंफॉर्मेशन मिल सकते हैं, सभी वेबसाइट्स पे मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे आता है कि आर्प जो है ये हमारे लेयर 2 के एड्रेस हैं, कुछ जगह पे आएगा लेयर 3 पे, बट ये एक्चुअल में लेयर 2.5 पर वर्क करते हैं, ठीक है। So guys, I hope it's clear. Any doubts, guys? Any questions? Okay. And next is we have routing protocols. Any idea, guys, how many types of routing protocols? अब से कि आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हेलो जी सर, स्विच, हब, रिपीटर, ब्रिज। हम लोग बात कर राउटिंग प्रोटोकॉल्स की, अगर हम राउटिंग्स के लिए अगर हम प्रोटोकॉल्स को यूज करते हैं तो कौन कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं या फिर किस टाइप्स के राउटिंग्स होते हैं। तो देखिए हमारे पास 3 टाइप्स के राउटिंग्स होते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है स्टैटिक राउटिंग। इन स्टैटिक राउटिंग वी विल गिव मैनुअली डेस्टिनेशन एड्रेस। यहाँ पे हम मैनुअली डेस्टिनेशन एड्रेस को बताते हैं कि जिस डेस्टिनेशन पे हमको डेटा सेंड करना है या फिर पैकेट सेंड करना है, तो स्टैटिक में हम यहाँ पे मैनुअली बता सकते हैं। सेकेंड हमारे पास आता है स्टैटिक डिफॉल्ट राउटिंग। स्टैटिक डिफॉल्ट राउटिंग में यहाँ पे आपको वेरियस मोड्स मिल सकते हैं, वेरियस टाइप्स के नेम्स भी मिल सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे ओनली डिफॉल्ट राउटिंग बोलते हैं, सिर्फ डिफॉल्ट राउटिंग, एंड कुछ लोग यहाँ पे स्टैटिक डिफॉल्ट राउटिंग बोलते हैं। एंड थर्ड हमारे पास आता है डायनेमिक राउटिंग। In dynamic routing, we have various types of protocols like EIGRP, RIP, OSPF, and BGP. These are our dynamic routing protocols.
ये हमारे डायनेमिक राउटिंग्स के प्रोटोकॉल्स होते हैं। एंड सभी प्रोटोकॉल्स के अलग अलग वर्क होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग टाइप्स की जाती हैं। आई होप गाइस ये क्लियर हुआ होगा। Sir, can you explain it again? Like routing protocols. Yes, sir. We have three types of routing protocols. First is known as static routing, second is known as static default routing, and third is known as dynamic routing. In static routing, we will give manually destination address. स्टैटिक राउटिंग में जो है हम मैनुअली डेस्टिनेशन एड्रेस को बताते हैं कि हम इस डिवाइस के साथ या फिर इस आईपी एड्रेस के साथ हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं या फिर डेटा को सेंड करना चाहते हैं। बट स्टैटिक डिफॉल्ट राउटिंग में क्या होता है कि हमारे डेस्टिनेशन जो होते हैं वो अननोन होते हैं। अननोन का मतलब कि हमारे पास में भी कोई भी डेस्टिनेशन हो सकता है, जैसे कि हम गूगल की वेबसाइट्स हैं, फेसबुक की वेबसाइट्स हैं, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब्स हैं, वेरियस टाइप्स के हमारे पास वेबसाइट्स होते हैं, तो उनके लिए यूज किया जाता है स्टैटिक डिफॉल्ट राउटिंग। एंड डायनेमिक राउटिंग जो होते हैं कि हम यहाँ पे डेस्टिनेशन को नहीं बताते हैं, ये ऑटोमेटिकली डेस्टिनेशन नेटवर्क को यूज कर लेते हैं या फिर डेस्टिनेशन को ये ऑटोमेटिकली अपने राउटिंग टेबल में स्टोर करते हैं, उसके बाद पैकेट को सेंड करते हैं। जैसा कि अगर हम आप लोग अपने वाईफाई से कनेक्ट होंगे, अगर जो लैपटॉप से कनेक्ट हैं, अपने लैपटॉप पे सीएमडी में यहाँ पे एक कमांड को रन कीजिएगा, राउट प्रिंट। जब आप राउट प्रिंट कमांड को रन करते हैं तो यहाँ पे आपके पास सभी राउटिंग टेबल्स की इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे हमारे पास नेटवर्क डेस्टिनेशन अननोन, इस एड्रेस को यूज किया जाता है 0.0.0.0, जो कि ये अननोन आईपी एड्रेस के लिए यूज किए जाते हैं कि यहाँ पे डेस्टिनेशन जो है ये हमारे पास अननोन है, हम किसी भी वेबसाइट के साथ एक्सेस कर सकते हैं या फिर किसी भी वेबसाइट पे हम जा सकते हैं। एंड ये हमारे डेस्टिनेशन का सबनेट मास्क होता है जिसे हम नेट मास्क भी बोलते हैं। ये हमारे इंफॉर्मेशन के लिए यूज किए जाएंगे और ये आपका गेटवे हो जाएगा, यानी कि जो आपकी डिवाइस की आईपी है उस डिवाइस की आईपी का गेटवे। तो ये मेरे डिवाइस की आईपी का गेटवे है जो अननोन डेस्टिनेशन के लिए यूज किए जा रहे हैं। So guys, I hope it's clear. Yes, sir. Okay. And one more thing, आप यहाँ पे एक और एड्रेस देख रहे होंगे 127.0.0. Its address is used for loopback testing or we can say local host testing. लोकल होस्ट टेस्टिंग का मतलब ये है कि आपके जो नेटवर्क एनआईसी कार्ड यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है या फिर लैन कार्ड जो है वो वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनको टेस्ट करने के लिए हम इन कमांड को रन करते हैं। पिंग में आप यहाँ पे कमांड को रन कीजिएगा। जब आप पिंग करेंगे, पिंग में ये आईपी डालिए 127.0.0.1। तो देखिए अगर ये पिंग हो रहा है तो पिंग का मतलब ये है कि ये आपके एनआईसी कार्ड या फिर लैन कार्ड जो है ये प्रॉपर वे में वर्क कर रहे हैं जी। ये हमारे लोकल होस्ट टेस्टिंग के लिए होते हैं। This address is used for local host or we can say loopback testing, or we can also check. Guys, वॉइस ज्यादा ब्रेक हो रही है सभी लोगों को? Yes, sir. Now it's better. Yes, sir. ये हमारे लूप बैक टेस्टिंग या फिर लोकल होस्ट टेस्टिंग के लिए यूज किए जाते हैं गाइस।
आप यहाँ पे मैंडेटरी नहीं कि आप 0.1 को ही यूज कीजिए। जैसे कि ये जो एड्रेस हमने यहाँ पे दिया है, आप इस एड्रेस की जगह पे आप कोई भी एड्रेस को यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे 10 को भी यूज कर सकते हैं, सेम एज आप 100 को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसकी जो रेंज होती है वो 127.0.0.0 से लेकर 127.255.255.254। आप इसमें से कोई भी एक आईपी की रेंज को आप यूज करके अपने लोकल होस्ट को वेरीफाई कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं कि ये आपके एनआईसी कार्ड या फिर लैन कार्ड प्रॉपर वे में वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इनके लिए यूज किए जाते हैं। सो आई होप गाइज ये चीज क्लियर हुआ होगा। Yes, sir. Okay, and these are our routing protocols, and same as we have various types of switching protocols. So in switching protocols, we have various types of switching protocols. Like we can say, first is known as STP protocol. STP stands for Spanning Tree Protocol. In Spanning Tree Protocol, it will use to reduce, or we can say it will use to prevent layer 2 loop on the switch topology. जी, अभी मैं एपीआई प्रोटोकॉल्स को भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अभी। ओके, तो देखिए एसटीपी जो है ये हमारे स्विच के लिए यूज किए जाते हैं। जब हम स्विच को अपने नेटवर्क में स्विच मल्टीपल स्विच को यूज करते हैं तो वहां पे बाय डिफॉल्ट एसटीपी सभी सिस्को स्विचेस पे एसटीपी प्रोटोकॉल्स पहले से ही इनेबल्ड होते हैं। ऑन ऑल एवरी सिस्को स्विचेस एसटीपी प्रोटोकॉल्स इज इनेबल्ड on as well as it will prevent our layer 2 loop। ये हमारे लेयर 2 लूप को प्रिवेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो ये हमारे स्विच के प्रोटोकॉल्स हैं, एसटीपी होते हैं। सेकंड हमारे पास आते हैं वीलैन। वीलैन स्टैंड्स फॉर वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। जो हमारे लैन यानी स्विच के लिए यूज किए जाते हैं। वर्चुअली हमारे लैन को मल्टीपल नेटवर्क्स या फिर हम ये बोल सकते हैं मल्टीपल वर्चुअल लैन के लिए यूज किए जाते हैं वीलैन को। एंड थर्ड हमारे पास आते हैं डीटीपी प्रोटोकॉल। डीटीपी स्टैंड फॉर डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। जब हम ट्रंक पोर्ट बनाते हैं दो स्विच के मिड में तो उनके लिए यूज किए जाते हैं डीटीपी प्रोटोकॉल। एंड फोर्थ हमारे पास होते हैं वीटीपी प्रोटोकॉल। वीटीपी स्टैंड फॉर वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। कि जब हम वीलैन को क्रिएट करते हैं किसी ट्रंक पोर्ट या फिर स्विच पे जब हम ट्रंक पोर्ट बनाते हैं उनके लिए यूज किए जाते हैं वीटीपी प्रोटोकॉल्स को। ये हमारे स्विच के प्रोटोकॉल्स हैं। एंड सेम एज हम यहाँ पे यूज करते हैं डीएचसीपी। डीएचसीपी स्टैंड फॉर डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। जब हम डिवाइस को ऑन करते हैं चाहे वो हमारे लैपटॉप्स हो फोन हो तो हमको ऑटोमेटिकली एक आईपी प्रोवाइड की जाती है। तो डीएचसीपी का वर्क है कि हमको ऑटोमेटिकली यानी डिवाइस को ऑटोमेटिकली आईपी प्रोवाइड करने के लिए यूज किए जाते हैं डीएचसीपी प्रोटोकॉल्स को। So I hope guys it is clear. Okay. Yes, and sir. and in the same way we will use ether channel protocol। ईथर चैनल प्रोटोकॉल जब हम स्विच को यूज करते हैं तो स्विच पे हम रिडंडेंसी के लिए
जब हम मल्टीपल्स को ऐड करते हैं, यानी मल्टीपल्स हमारे एक दो स्विच हैं, उन दोनों स्विच पे अगर हम मल्टीपल्स वायर्स को कनेक्ट करते हैं, उनके लिए हमारे ईथर चैनल की सभी प्रॉपर वे में वर्क करें या फिर सभी हमारे प्रोटोकॉल्स वर्क करें, उनके लिए यूज करते हैं ईथर चैनल प्रोटोकॉल्स को। एंड लास्ट हमारे पास आते हैं पोर्ट सिक्योरिटी। पोर्ट सिक्योरिटी होते हैं जो हमारे स्विच पे जो पोर्ट होते हैं उनको सिक्योर करने के लिए हम पोर्ट सिक्योरिटी को यूज करते हैं। कि जैसे कि कोई अटैकर अगर कनेक्ट होते हैं कि हमारे स्विच पे कि कोई भी डेटा अगर सेंड करे तो वो डेटा रिसीव हो या ना हो, उनके लिए हम यूज करते हैं पोर्ट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को। एंड सेम एज हम लोग यूज कर सकते हैं ACL। ACL स्टैंड फॉर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट ये है कि ये हमारे लेयर 3 नेटवर्क लेयर एंड लेयर 4 ट्रांसपोर्ट लेयर, इन दोनों पे परमिट और डिनाई स्टेटमेंट के लिए, यानी एक तरीके से ये भी सिक्योरिटी को प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाता है ACL प्रोटोकॉल्स को। और ACL हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, स्टैंडर्ड ACL एंड एक्सटेंडेड ACL। स्टैंडर्ड ACL में हम सिर्फ सोर्स IP इंफॉर्मेशन को हम देते हैं, बट अगर हम एक्सटेंडेड ACL को यूज करते हैं तो एक्सटेंडेड ACL में हम सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट और एज वेल एज हम प्रोटोकॉल्स के इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे पैकेट को फिल्टर कर सकते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि सिक्योरिटी को हम यूज कर सकते हैं। तो आई होप गाइस ये चीज क्लियर हुआ होगा। या श्योर, मैं API प्रोटोकॉल्स को भी एक्सप्लेन करता हूँ। एक लास्ट है, वो डिस्कस करने के बाद हम API को डिस्कस कर लेंगे। ACL को और एक बार एक्सप्लेन करेंगे? जी, ACL जो है ये हमारे सिक्योरिटी के लिए यूज होते हैं। कि जैसे हम राउटर्स को यूज कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि कोई डिवाइस हो, उस डिवाइस पे वो डेटा को एक्सेस कर पाए या फिर किसी वेबसाइट को एक्सेस कर पाए या ना कर पाए, उसके लिए हम यहाँ पे सिक्योरिटी को यूज करते हैं ACL को। जैसे सपोज कीजिए मेरे डिवाइस की IP है 192.168.1.1 और ये डिवाइस सिर्फ हमारे HTTP प्रोटोकॉल्स को या फिर HTTPS प्रोटोकॉल को एक्सेस कर पाए, अदरवाइज किसी प्रोटोकॉल्स को यूज ना कर पाए, तो उसके लिए हम ACL को यूज करते हैं, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। यानी कि जो एक्सेस हो उसके लिए कंट्रोल बनाया जाए कि और उस लिस्ट को वेरीफाई करके कि ये इस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल या फिर सर्विस के लिए एक्सेस हो, वहां पे हम यूज करते हैं ACL को। आई होप ये चीज क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सर। You're welcome. And last we have last protocol NAT. NAT stands for Network Address Translation. नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का वर्क ये होता है कि जो हमारे प्राइवेट IP एड्रेस हैं, प्राइवेट IP एड्रेस हमारे पब्लिक IP एड्रेस में कन्वर्ट हो और रिप्लाई जब आए तो हमारे पब्लिक IP से प्राइवेट IP में कन्वर्ट हो, उनके लिए हम यूज करते हैं नेट प्रोटोकॉल को। नेट हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, स्टैटिक नेट एंड डायनेमिक नेट। इन स्टैटिक नेट 1-to-1 ट्रांसलेशन, 1-to-1 ट्रांसलेशन का मतलब यह है कि अगर हमारे पास एक प्राइवेट IP एड्रेस है तो एक पब्लिक IP एड्रेस होनी चाहिए, अगर एक पब्लिक IP है तो एक प्राइवेट IP एड्रेस। बट अगर हम डायनेमिक को यूज करते हैं, डायनेमिक नेट को, तो डायनेमिक नेट में हमारे पास मल्टीपल प्राइवेट नेटवर्क हो सकते हैं और एक पब्लिक IP हो या फिर एक पब्लिक नेटवर्क हो, उनके लिए हम यूज करते हैं डायनेमिक नेट को। क्लियर है? सर और एक बार आप बता सकते हैं नेट को? जी, नेट में हमारा होता है कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। अगर आप देखेंगे अपने डिवाइस पे तो वहां पे आपको प्राइवेट IP एड्रेस मिला होगा, जैसे कि 192.168.1.1.2 समथिंग कुछ भी हो सकता है। जब हम इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो कभी भी हम प्राइवेट IP एड्रेस से इंटरनेट
हम एक्सेस नहीं कर सकते। उसके लिए हमको एक पब्लिक आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट होती है। उनके लिए हम यूज करते हैं नेट प्रोटोकॉल को, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन प्रोटोकॉल को, जो कि हमारी प्राइवेट आईपी कन्वर्ट होती है पब्लिक आईपी पे, और जब रिप्लाई आता है तो पब्लिक आईपी से प्राइवेट आईपी पे कन्वर्ट की जाती है। इनके लिए यूज किए जाते हैं। आई होप ये चीज क्लियर हुआ होगा। गाइस क्लियर है ये चीज? Yes, sir. ओके, तो गाइस जो भी हमने टॉपिक्स किए हैं, जो भी हमने सेशन किए, इसमें किसी को कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चंस? सर नेट ने आपने आपने जो अभी अभी बोला कि नेटवर्क प्रोटोकॉल पे जो नेटवर्क वो प्राइवेट से प्राइवेट पर ही जाता है नहीं, और प्राइवेट से पब्लिक पे। प्राइवेट से पब्लिक पे जाता है और पब्लिक से कन्वर्ट होकर प्राइवेट में आता है। प्राइवेट, जी। ओके जी ठीक है सर। ओके, एंड एनी अदर क्वेश्चंस गाइस? हैव यू एनी क्वेश्चंस गाइस? नो सर। ओके, तो तान्या जी ने एक क्वेश्चन किया हुआ है कि एपीआई प्रोटोकॉल्स। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझते हैं कि एपीआई प्रोटोकॉल्स है क्या। एपीआई स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो कि हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम यूज करते हैं, उनके लिए ये हमारे एपीआई प्रोटोकॉल्स यूज किए जाते हैं। जैसे कि हमारे पास हो सकता है कि आप रेस्टफुल, जेसन आरपीसी, एक्सएमएल आरपीसी एंड सोप को आप यूज कर सकते हैं एपीआई प्रोटोकॉल्स के अंदर। सेम एज हमारे पास वेरियस टाइप्स के एपीआईज होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे वेब एपीआई होते हैं हमारे पास, ओपन एपीआई है, एंड इंटरनल एपीआई होते हैं, पार्टनर एपीआई, कंपोजिट एपीआई। ये हमारे एपीआई के प्रोटोकॉल्स हैं। अगर हम एक नॉर्मल वे में, अगर हम सिर्फ वेब एपीआई की अगर हम बात करें, तो वेब एपीआई के लिए हमारे यूज किए जाते हैं एचटीटीपी प्रोटोकॉल को, जो कि ये हमारे डिफाइन करते हैं एंड पॉइंट सिक्योरिटीज के लिए। एंड पॉइंट का मतलब ये है कि जो हमारे एंड डिवाइसेस होती हैं, मे बी आपका लैपटॉप हो सकता है, डेस्कटॉप हो सकते हैं, एज वेल एज आपके फोन्स हो सकते हैं, जो कि वेब एपीआई के लिए यूज किए जाएंगे। कि कोई भी डेटा अगर हमारा एक्सेस हो रहा है, तो उसी के फीचर को, यानी कि इस फीचर को, यानी एपीआई को यूज करके यहाँ पे एक्सेस की जाती है। ठीक है, तो ये हमारे एपीआई के टाइप्स होते हैं। एंड सेम एज यहाँ पे हमारे पास एपीआई के आर्किटेक्चर भी होते हैं। अगर हम, जैसे कि आप लोगों ने बात नाम सुना होगा रेस्ट एपीआई। रेस्ट स्टैंड फॉर रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर, जिसके लिए यूज किए जाते हैं। यहाँ पे रेस्ट एपीआई जो होते हैं, ये हमारे क्लाइंट और सर्वर के बीच में एक आर्किटेक्ट बनाते हैं। उसी बिहाफ पे हमारे डेटा स्टोरेज या फिर बैकएंड की प्रोसेस जो होती है, वो सेपरेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, ओके सर। ये हमारे एपीआईज हैं। यू वेलकम, एंड एनी अदर क्वेश्चंस गाइस? ओके, एंड वन मोर थिंग गाइस, अगर आप यहाँ पे क्रॉस साइबर सिक्योरिटी में आप नेटवर्किंग के लिए CCNA 200 एंड 301 के लिए एनरोल करते हैं, तो आपको 500 का कूपन्स आपको मिलेंगे, जिससे कि आपको बेनिफिट्स होंगे। ये डिस्काउंट्स के लिए यूज किए जा रहे हैं यहाँ पे। तो आप एज सुन एज पॉसिबल आप एनरोल कीजिए, एंड 500 के कूपन्स को आप यूज करके फ्री कॉस्ट में आपको डिक्रीमेंट मिलेंगे।
तो गाइस किसी को और कोई क्वेश्चन